कहते हैं मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे ईश्वर के पास जाना होता है और उसे मालूम होता है कि वह मरने वाला होता है। उसके जो भी बोल निकल रहे होते हैं वो सभी सच होते हैं। अगर भारत की कानून या विधि की बात करें तो कानून भी यह चीज़ मानता है, अगर कोई शख्स मरने से पहले अपना जो बयान दे जाता है तो उसके उस बयान को कानून की भाषा में भी सही माना जाता है। आज की कहानी में भी इस शख्स को कानून और पुलिस वालों से विश्वास उठ जाता है और वह कहता है कि वह जो भी पैसे कमा रहा है तो उस पैसे से उसके दुश्मन मजबूत हो रहे हैं और उसी पैसों को मेरे घर वालों के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है और मेरे पिता और मेरे माता और मेरे भाई घुट घुट कर अपना जीवन जी रहे हैं, इसलिए मैं इस दुनिया से अलविदा कहना चाहता हूँ। और वह ये भी कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे शव के आसपास भी मेरी पत्नी को भटकने न दिया जाए, उससे बहुत दूर रखा जाए। और वह कहता है कि मेरी अस्थियों को तब तक विसर्जित न किया जाए जब तक कि मुझे न्याय नहीं मिल जाता। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मेरी अस्थियों को उसी अदालत के सामने किसी नाली या गटर में विसर्जित कर दिया जाए या फेंक दिया जाए जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है। और आखिरी बात वह कहता है कि मेरे बच्चे को मेरे माता पिता के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि मेरी पत्नी उसकी परवरिश करने में सक्षम नहीं है। जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया में वायरल होती है तो शायद ही भारत का कोई ऐसा हिस्सा या कोना होगा जहां तक ये बात ना पहुंच रही हो या उस शख्स की कहानी ना पहुंच रही हो। जिसने भी इस शख्स की कहानी सुनी या जिसने भी इस शख्स की कहानी देखी तो सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस शख्स ने सुसाइड क्यों किया, इस शख्स की ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे इसने अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। साथियों, आज की कहानी में ही हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी को क्यों अलविदा कह दिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि इस शख्स ने कैसे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि समाज में घटित इन सच्ची घटना को अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक यूं ही लाता रहूं और आप लोगों को इसी तरह मैं जागरूक। घटना 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है। दरअसल बंगलौर पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक फ़ोन पहुंचता है और उन्हें बताया जाता है कि एक AI इंजीनियर है जिसने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद तत्काल पुलिस उसके घर के लिए निकलती है और घर में पहुंचने से पहले ही वहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हो जाते हैं। फिर पुलिस उसके शव को अपने कब्जे में लेती है और इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आखिर पुलिस भी यह पता करना शुरू कर देती है कि यह शख्स कौन है और इस शख्स ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो पुलिस को पता चलता है कि इस शख्स का नाम अतुल सुभाष मोदी है, जो बंगलौर में ही AI इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। इसके बाद पुलिस को उस शख्स के 24 पन्ने का सुसाइड नोट और एक वीडियो मिलता है। इन्हीं वीडियो के माध्यम से उस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी की दास्तान उस वीडियो में बयां किया और 24 पन्ने के सुसाइड नोट में अपनी पूरी ज़िंदगी की दास्तान उसने लिख दी थी। जिन्होंने भी उस शख्स के इस 24 पन्ने का सुसाइड नोट और 84 मिनट का वीडियो देखा तो हर उस शख्स के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी कहानी बड़ी ही दर्दनाक कहानी होती है। कहानी की शुरुआत होती है बिहार का एक समस्तीपुर जिला होता है, वहाँ का रहने वाला अतुल सुभाष मोदी, जिसकी मुलाकात एक मेट्रोमिनियल साइड में एक लड़की सी होती है जिसका नाम होता है निकिता सिंघानिया। और निकिता सिंघानिया जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है। निकिता सिंघानिया बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की होती है। जब इन दोनों की बातचीत शुरू होती है तो वह लड़की इससे बहुत ही कम और बहुत ही सलीके से बातचीत करती है, जिससे अतुल को लगता है कि यह लड़की इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी कितना कम और कितने अच्छे से बातचीत करती है। फिर इन दोनों की दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है और फिर यही दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। इसके बाद जब ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो इसी बीच पता चलता है कि लड़की के पिता, जिनका नाम मनोज सिंघानिया है, वो अक्सर बीमार रहते हैं
इसी दबाव के कारण घर वाले इन दोनों की शादी पर दबाव डालते हैं, जिसके बाद 26 अप्रैल 2019 को बनारस के एक होटल में इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के ठीक अगले ही दिन ये दोनों समस्तीपुर चले जाते हैं। वहाँ ये दोनों 2 दिन का ठहराव करते हैं। इसके बाद अतुल निकिता को लेके बंगलौर चला आता है। फिर बंगलौर आने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ये दोनों 2 दिन के टूर में मॉरिशस चले जाते हैं और वहाँ इन दोनों का प्लान घूमने का होता है। फिर ये दोनों जब वहाँ घूम रहे होते हैं तो अतुल को बहुत ही अजीब सा लगता है। कभी यह लड़की कहती है कि वो अपना बैग भूल गई है, तो कभी कुछ चीज़ें यानी वहाँ की सामानें बहुत ज़्यादा खरीदने लगती है। फिर इसके बाद इन दोनों का 2 दिन का टूर ख़त्म हो जाता है। निकिता और अतुल वापस बंगलौर चले आते हैं। निकिता बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए अतुल ने निकिता को भी बंगलौर में जॉब दिलवा दिया था। इसके बाद उन दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था कि इसी बीच निकिता के घर से फ़ोन आता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। फिर ये दोनों जौनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं और इसके बाद कुछ समय बीतता है। फिर ये दोनों वापस बंगलौर चले जाते हैं और इसके बाद इनका जीवन फिर वैसे ही दैनिक दिनचर्या में चलने लगता है। पहले अतुल निकिता को ऑफिस छोड़ता था, जो कि घर से 13 किलोमीटर दूर होता है। इसके बाद वह फिर अपने ऑफिस जाया करता था। इनकी दैनिक दिनचर्या इसी तरह चल रही थी कि इसी बीच निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर निकिता को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। तो डॉक्टर निकिता को सलाह देते हैं कि घर में कुछ ना कुछ काम करते रहिए ताकि बॉडी का मूवमेंट होता रहे, जिससे कि प्रेगनेंसी के टाइम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद निकिता घर में ही रहती हैं और निकिता की मां को जौनपुर से बुला लिया जाता है। अतुल का घर बंगलौर में यानी अतुल का फ्लैट 1 BHK का होता है। वह फ्लैट बहुत ही छोटा होता है। इसी बीच वो लोग एक नौकरानी को भी रख लेते हैं जो घर का सारा काम, खाना पीना बनाना, साफ सफाई करके वो अपने यहाँ फिर अपने घर चली जाती थी। इनकी ज़िंदगी अभी बहुत अच्छे से चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। तो इसी बीच निकिता ने, जब इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तो निकिता ने किसी न किसी बहाने से 20 लाख रुपए अपने घर वालों को अतुल के माध्यम से दिलवा देती है। तो इनके बीच कुछ ना कुछ खटपट होना शुरू हो जाती है। फिर अब निकिता का भाई भी बंगलौर चला आता है। इसके बाद उसको एक होटल पर रुकवा दिया जाता है, जो झगड़े की बहुत बड़ी वजह बनता है। निकिता के घर वालों को लगता है क्या इस घर में इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोग यहाँ आके रुक सकें, और इन्हीं छोटी छोटी बातों में अब निकिता और अतुल के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अतुल सुबह ही अपने ऑफिस निकल जाता था और शाम को ही वह घर पे आता था। तो घर में अकेले माँ और बेटी ही रहती थी और दोनों आपस में खूब बातचीत, जो भी करना होता था वो आपस में खूब बातचीत उनकी होती थी। अब इसी बीच निकिता एक बच्चे को जन्म देती हैं, जिसके बाद अतुल को लगता है कि शायद अब घर का माहौल अच्छा हो जाए और हम लोगों का खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो। लेकिन इसके बाद भी घर के हालात नहीं सुधरते और आपस में झगड़ा उसी तरह बना रहता है और यहाँ तक कि झगड़ा बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। जिसके बाद निकिता अपने बच्चे, माँ और भाई के साथ जौनपुर चली आती है और जौनपुर आने के बाद अगले ही दिन वह थाने में पहुंचकर अतुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। बहुत ही संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। जिसके बाद अतुल बंगलौर से जौनपुर यानी 1827 किलोमीटर का सफ़र तय करना शुरू कर देता है। जब अतुल अपने मुकदमों के लिए बंगलौर से जौनपुर 1827 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि कभी जज नहीं बैठा, तो कभी लड़की यानी कि निकिता ही नहीं आई, तो कभी कचहरी की हड़ताल चल रही है। जिससे अतुल बहुत परेशान होने लगता है, क्योंकि वह उसके ऊपर दर्ज झूठे मुकदमों का सेटलमेंट करना चाहता था, क्योंकि उसकी समस्या बढ़ती ही चली जाती है। इसके बाद वह अपने ऊपर दर्ज झूठे मुकदमों का सेटलमेंट करने के लिए एक पेशकार से बात करता है, लेकिन उस पेशकार ने 3 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिससे अतुल और उस पेशकार की बात नहीं बन पाती। फिर इसके बाद जो जज महिला अतुल का केस देख रही थी, फिर वह उससे बात करता है, तो वह जज महिला भी उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। लेकिन अतुल उस जज महिला को 5 लाख रुपए देने से मना कर देता है। जिसके बाद वह जज महिला यानी कि निकिता का ही फेवर करना शुरू कर देती है
29 जुलाई 2024 को जज साहिबा की तरफ से एक आदेश दिया जाता है कि जब तक बच्चा 18 साल का यानी कि बालिग नहीं हो जाता तब तक अतुल को अपनी पत्नी निकिता को 40,000 रुपये महीना देना पड़ेगा उस बच्चे की परवरिश के लिए। अब अतुल करता भी तो क्या करता, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। इसके बाद अतुल को न्यायालय से भी भरोसा उठ जाता है और इन्हीं सब बातों को लेकर वह बहुत परेशान रहने लगता है। तो इसी वजह से 8 दिसंबर की वह काली रात, जिस दिन अतुल ने अपनी 24 पन्ने और 1.5 घंटे के वीडियो में अपनी पूरी दास्तान को लिखा और इसके बाद उसने अपने ज़िंदगी को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। जिसने जिसने भी उसकी स्टोरी सुनी या उसकी स्टोरी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, आज यह थी सच्ची घटना अतुल की, जो एकदम सच्ची घटना थी।